ओके बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। एक और मंत्र देता हूं जो आपको जबरदस्त मंत्र देता हूं, ठीक है। एक तो मंत्र मैंने आपको दिया है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है 5 चीजों को टारगेट करती है। एक क्या आ गया हमारे पास? ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, प्राइस प्राइस स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन की माने तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब सुनना बच्चे ध्यान से। अब बेसिकली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और ग्रोथ कैसे टारगेट हो सकते हैं? एक आ गया हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, एक आ गई हमारे पास कौन सी पॉलिसी? फिस्कल फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है, सरकार टैक्स को लेके बात करती है, और सरकार किसको लेके बात करती है? स्पेंडिंग, खर्चा कितना करना है। ये तो बजट होता है जी। आप अपने घर का बजट बनाते हो तो क्या होता है जी, मेरी इनकम कहां से आएगी और मैं खर्चा कहां पे करूंगा, यही होता है घर का बजट। शाबाश यस सर। किरण में, घर का बजट यही होगा ना। अब सरकार यस पैसा सर। कहां से कमाती है? सरकार पैसा कहां से कमाती है? टैक्स के थ्रू, टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट यस। टैक्स। एक मिनट बच्चे, मैं ये हलाना था नकुल, चाबी नहीं ना, ये चीज मैं हलाना था ना नकुल, क्या हलाना था, मैं निकल चल आओ तो निकल कोई गल नहीं, बाद हाँ तो अपना मोटरसाइकिल इतने छोड़ी सी ना, तो बाद लाया नहीं सी। ओके बच्चे सुनो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस है। ओके देखो बच्चे, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है जी? फिस्कल पॉलिसी में होता है, सरकार क्या करती है बच्चे? सरकार लगाती है टैक्स कम करना है या ज्यादा करना है, कहां से कितना रेवेन्यू आना है। और फिस्कल पॉलिसी में आप लोग देखते हो ना, बजट जब आता है, एजुकेशन सेक्टर को इतना पैसा गया, यस सर। रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को इतना पैसा गया, डिफेंस में सरकार ने इतना पैसा खर्च किया। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे आप लोग? तो वो पूरी कहानी जो है ना, कहां से सरकार को पैसा आया, कहां सरकार पैसा खर्च कर रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मेरी बात समझ आई? अब सरकार का यस सर। पैसा खर्च करना और कहां से पैसा जनरेट करना, ये टारगेट करता है किसको? ग्रोथ को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है? ग्रोथ को टारगेट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है शाबाश? मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार बात करती है मनी सप्लाई को लेकर बात करती मनी है। स्पाइलिंग। यस। यहां सरकार किसको लेकर बात करती है? मनी सकिंग को लेकर बात करती है। दोनों चीजों को लेकर बात करती है। मार्केट में पैसा दिया, मार्केट से पैसा बाहर निकाला, दैट इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अल्टीमेटली टारगेट किसको करना बचे? ग्रोथ को टारगेट करना। ग्रोथ। और मॉनेटरी पॉलिसी, जी जी बोलो बोलो, उसको पूछना किसी को। शाबाश बिशप, बच्चे समझ आ रहा है? सर। हाँ रविकांत जी, ठीक चल रहा है सब कुछ? शाबाश। यहां पे यस डाउट सर, होगा मेरे से बिल्कुल। पूछ लेना, किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में नहीं रखना। ऐसा बोलते हैं जी जो बच्चे, जो जो एकेडमिक्स में जो पढ़ाते हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं सबसे मुश्किल टॉपिक है जी मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे आसान टॉपिक है। ठीक, 1 घंटे के बाद आप ये लोग भी ऐसा बोलो, ठीक है। जो एकेडमिक्स में पढ़ाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, दे यूज्ड टू से दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, और हमने इसको अप्रोच से पढ़ना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। टारगेट करना, ध्यान ये रखना है जी आप कि किस कैसे ग्रोथ टारगेट होगी, वो तरीका। अब देखो बच्चे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, बातें क्या करना, मनी सप्लाई किया, मनी को सक किया, इसी के फ्लो के कंट्रोल को कौन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? दो चीजें, टैक्स और स्पेंडिंग। टैक्स, कहां से कितना पैसा लेना है, कहां खर्चा करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम लोग बजट के लेकर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। ये कॉपी पर लिख लेना बच्चे, इसका मैं 10 बार और जिक्र करूंगा जी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी किसको लेकर बात करते हैं? टैक्स एंड स्पेंडिंग को लेकर बात करती है। कोई आपसे पूछे मॉनेटरी पॉलिसी किसको लेकर बात करती है? मनी सप्लाई एंड मनी सकिंग को लेकर बात करती है। कैसे ग्रोथ टारगेट होता है वो मैं बात करता हूं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया? दैट पॉलिसी, which control, that policy which control the flow of money, that controls the flow of money
इन द मार्केट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए पार्ट ऑफ आरबीआई। इट्स ए पार्ट ऑफ आरबीआई। एक बात आपको ये समझानी, और दूसरी बात आगे चलने से पहले थोड़ा सा हमने बात करनी किसको लेके? इन्फ्लेशन को लेके। हम इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सिंपल बात करें जी, पेट्रोल, है ना, उसका प्राइजेस जो है दिन ब दिन क्या करता जा रहा है जी? बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा? बोलेंगे इन्फ्लेशन हो गया। पहले आप सरसों का तेल खरीदने जाते थे, 100-150 के आसपास मिलता था, आजकल मिलता 200 के आसपास। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं इस कोरोना काल में उनका वैल्यू क्या है? बढ़ चुका है जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन क्या करते हैं बोलते हैं जी। ये चीज पता है ना आपको? शाबाश। तो हमारी सरकार ने टारगेट Yes. रखा हुआ है कि जो इतना होना चाहिए इन्फ्लेशन, 2% से लेके 6% तक सरकार ने टारगेट सेट किया हुआ कि हमने इन्फ्लेशन इतना रखना है। बात समझे? इन्फ्लेशन होना भी चाहिए, इन्फ्लेशन होना भी चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर ग्रोथ। समझे? अब मार्केट में अगर 100 रुपए की चीज है, अगर जो बेचने वाला है उसको कम से कम 102 या 106 रुपए के बीच में ना मिले, तो वो प्रोडक्शन ही बंद कर देगा। वो प्रोडक्शन ही क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर ग्रोथ, बट टू मच इन्फ्लेशन इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। तो सरकार ने टारगेट रखा हुआ कि 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। बात समझ आई? अब इन्फ्लेशन के ऊपर ना पूरा एक टॉपिक है, अभी आप सिर्फ समझो कि इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। ये भी लिख लेना। एक तो मार्केट में चेक करती है कितना पैसा है, आरबीआई चेक द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, और दूसरा चेक करती है इन्फ्लेशन को, क्या करती है? चेक करती है थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी, थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, शाबाश बिशप जी बताओ, शाबाश, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? शाबाश। Sir, an economic policy which aims for the increase in the growth of the economy. नहीं, वो तो ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए, और दूसरा इन्फ्लेशन को चेक करना। पर प्रॉब्लम इज है क्या उसमें? जो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। Which controls the flow of money in the market. ओके, अब मैं कुछ बातें और लिख रहा हूं, अब मैं कुछ बातें और लिखूंगा और आगे चलूंगा जी। क्या आगे हमारे पास? मॉनेटरी पॉलिसी। ये आगे दो प्रकार की हो, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, जस्ट वेट, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी और चीप मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी एंड चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शनरी और डियर मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी और डियर मॉनेटरी पॉलिसी। बच्चे आप लोग ना 2-4 लाइनें छोड़ दो इसके पीछे, मतलब आधा पेज छोड़ दो इसको, ठीक है? पहले मैं कुछ और बातें समझाऊंगा, उसके बाद इसके टॉपिक से ऊपर आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस के प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन था, एक्सपेंशनरी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी से क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन था जी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 वाले। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर अब आप छोड़ दो जब यार, ठीक है? आधा पेज छोड़ दो, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, इसके ऊपर मैं क्या आता हूं? बाद में आता हूं, ठीक है? अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर एक और तरीके से डिवाइड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ मनी, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी। तो दो तरीकों से आप इस फ्लो को कर सकते हो।
क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, क्वालिटेटिव कंट्रोल में। फिर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब जो जो बातें मैं यहां पे लिखूंगा दैट विल बी पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर, और जो बातें मैं जहां पे लिखूंगा दैट विल बी पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर। फिर टर्म समझना बच्चे क्या है, मैं बात करूंगा। क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर में क्या आता है बच्चे, एक आ गया हमारे पास रेपो रेट, ठीक है। रेपो का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन, बट दैट इज, उसको रहने दो आप, रेपो नाम से ज्यादा रखो, ठीक है। फुल फॉर्म इसका क्या है, रीपरचेजिंग ऑप्शन, रीपरचेजिंग ऑप्शन, रेपो रेट। सेकंड वन क्या आ गया बच्चे, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ गया। फिर आ गया हमारे पास CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। सेकंड वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। एक आ गया हमारे पास बैंक रेट, एक आ गया हमारे पास MS, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जी, इसको लेके हम लोग बात करेंगे। पहला क्या आ गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, और जे क्या आ गया हमारे पास, शाबाश, ओके। तो सेकंड वन क्या आ गया हमारे पास, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर। तो क्वालिटेटिव में क्या आता है हमारे पास, इसको सबसे पहले देखो आप लोग, मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन मैं पूरा समझाऊंगा जी आपको। सेकंड वन क्या आ गया, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेकंड वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। थर्ड वन आ गया, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। और फोर्थ वन इज, शाबाश, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। पूरा हर एक टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब आप लोग मुझे बताओ, क्वांटिटी शब्द से क्या समझते हो आप लोग, शाबाश शाबाश, क्वांटिटी से क्या समझते हो आप लोग, अमाउंट। Yes, जहां पे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, कितना अमाउंट जो है ना आपने मार्केट में पंप करना और स्टक करना है। और ये क्या है जी, मार्केट में पैसे को पंप करना या स्टक करना, ठीक है। कौन कौन से तरीके अपनाती है सरकार, ये इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ये क्या आ गया हमारे पास, क्वांटिटेटिव टूल्स। इन टूल्स के द्वारा मार्केट में से क्वांटिटी ऑफ अमाउंट तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, चेक करती है। पहला क्या आ गया हमारे पास, रेपो रेट। दूसरा क्या आ गया हमारे पास, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, और ये क्या आ गया हमारे पास, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास, क्वालिटेटिव में क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्टर में मनी के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसको लेके मैं बात करूंगा, इसको लेके मैं बात करूंगा। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, पूरी मार्केट में कितना पैसा पंप करना है, कितना सक करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर। बात समझ आई बच्चे आपको। तो लिखो आप लोग क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर में कि किस तरीके से सरकार पैसे को सक या पंप करती है, अमाउंट ऑफ मनी को क्या करती है, चेक करती है। जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, चेक द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर। और क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर में गवर्नमेंट क्या क्या टूल अपनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक क्या आ गया, रेपो रेट। दूसरा क्या आ गया, रिवर्स रेपो रेट। थर्ड वन क्या आ गया, CRR, SLR, बैंक रेट, एंड देन वी हैव MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास, मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट,
एंड फोर्थ वन इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जब ये सारा पढ़ लेंगे तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगा और आप इन द एंड आपको जब भी समझ आ जाएगा ग्रोथ कैसे टारगेट होती है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेपो रेट को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट को लेकर बात करेंगे। ठीक है, रेपो रेट को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बातें और बतानी है मैंने। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मनी। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म मनी बोलते हैं। और दूसरी बात इसको बोलते हैं क्या बोला? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दो बातें मैंने आपको समझानी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, और कुछ नहीं तो आपने LIC तो करवाए रखी होगी। शाबाश, LIC करवा रखी है, शाबाश। विषम? सर मेरी तो नहीं हुई अभी तक। हाँ, रविकांत जी करवा रखी है? नो सर। ओके, नहीं करवाई ना? आपके मम्मी पापा ने तो करवाई होगी। यस। अब तो ना बच्चे जान, LIC में क्या होता है बच्चे? जब आप LIC जब आप लेते हो, ठीक है, LIC के ऊपर क्या लिखा होता है जी? जो भी डॉक्यूमेंट है कि भाई मैं, है ना, आपके बिहाफ में मैं इतना पैसा, मान लो 1 लाख रुपया हर साल 15 सालों के लिए डिपॉजिट करवाऊंगा LIC में, और इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पे मान। और 15 सालों के बाद जो इस बंदे का अमाउंट ड्यू होगा, LIC उसको क्या करेगा? पे करेगा। LIC उसको क्या करेगा? पे करेगा। बात समझ आएगी? तो नीचे LIC के वो जो ऑफिसर्स होंगे उसके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, तो वो क्या होगा? आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। आपने पैसा 15 सालों के लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हो, किसके भरोसे? इस कागज के भरोसे। किसी से कहा था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट आपको सिक्योर कर रही है जी, एक डॉक्यूमेंट देके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर रही है? एक ऐसा पीस ऑफ पेपर, एक ऐसा, व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? एक पीस ऑफ पेपर, यहां पे जो एजेंसी आपसे पैसा ले रही है उसके सिग्नेचर होते हैं, और उस पर लिखा होता है इतने सालों के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं पैसा ले रहा हूं, इतने सालों के बाद इतना इसका अमाउंट ड्यू है, मैं इसको वापस दे दूंगा। रविकांत जी, मेरी बात समझ आई आपको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर जिसपे जो रिसीविंग एजेंसी है, जो पैसा ले रही है जी आपसे, वो आपको सिग्नेचर साइन करके देती है जी, हाँ जी, आई प्रॉमिस यू दैट आई प्रॉमिस यू। अगर वो ओबलाइज नहीं करती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। आप उसको क्या कर सकते हो? कोर्ट में क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो। ठीक है जी, सारा उसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पेपर बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? FD भी सेम है? शाबाश। ना, FD इज सेपरेट इशू। FD जो है वो सेपरेट इशू है। ठीक है, ओके, कर दो बच्चे, चलो कर दो उसको साथ। शाबाश। यस सर। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर पे क्या होता है जी कि जो पैसा ले रहा है आपसे, जो एजेंसी आपसे पैसा ले रही है, वो अपने सिग्नेचर करके देती है और आपसे प्रॉमिस करती है कि आपका जो अमाउंट ड्यू होगा तो मैं आपको वो दूंगा। ठीक है, और जब उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है जा, ओके, चलो। तो ये तो मैंने बात की 15 सालों के लिए, है ना? तो 1 साल से ऊपर अगर कोई पैसा होगा ना, अगर मान लो ए और बी, ए अपना पैसा देता किसको? बी को। बी ने पैसा रिसीव किया, अगर बी पैसा ए को वापस लौटा रहा है लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, उस पैसे को बोलते हैं हम लोग क्या बोला? शॉर्ट टर्म मनी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? शॉर्ट टर्म मनी। अगर 1 साल से ऊपर चला जाता है दैट इज लॉन्ग टर्म मनी हो जाता है। ये बातें समझना बच्चे आप लोग। शॉर्ट टर्म मनी क्या होता है? यहां पे अगर एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को पैसा दे रही है तो वो पैसा उसको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है? लुटाना होता है। विशव समझ आई बात को? रविकांत जी समझ आया? शॉर्ट टर्म मनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये समझ आई टर्म? सब यस सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसको मैं साफ कर रहा हूं भाई, इसको मैं कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं।
ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, रेपो रेट। अच्छा, अगर कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक का मतलब कौन सा हो गया आपका, आपका यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक है जी हमारे, HDFC, ICICI बैंक, सारे बैंक आ गए, प्राइवेट बैंक आ गए और गवर्नमेंट बैंक सारे आ गए। इनको अगर पैसा चाहिए तो किससे पैसा लेंगे, आरबीआई से। RBI. आरबीआई से क्यों लेंगे भाई, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा छापने वाली मशीन है, इशूइंग ऑफ करेंसी। नोट कौन छापता है बच्चे, आरबीआई। उसके पास तो ठीक ठाक पैसा जी आरबीआई के पास। तो आरबीआई से पैसा कौन लेता है, कमर्शियल बैंक। आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक किससे, किसको पैसा देता है, लोगों को। तो आरबीआई बोलेगा इसको कमर्शियल बैंक, भाई देख तू भी पैसा कमा रहा है लोगों को पैसा देके, मैं भी तेरे से क्या कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। मतलब मैं भी क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो सुनना बच्चे ध्यान से, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, ध्यान देना बच्चे, शॉर्ट टर्म मनी, इसलिए मैंने शब्द लिख दिया पहले, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेपो रेट। तो रेपो रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्या लिखा होगा, देख भाई मैं आरबीआई इस पर्टिकुलर बैंक को इतना पैसा इतने महीनों के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म मनी का मतलब 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटाना है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। मैं आरबीआई इस कमर्शियल बैंक को इतना पैसा इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतने महीनों के लिए दे रहा हूं, महीनों के बाद इतना पैसा बनता है, तो कमर्शियल बैंक को मुझे ये पैसा वापस लौटाना होगा। आरबीआई गवर्नर के साइन और कमर्शियल बैंक का जो हेड होगा उस पर साइन, बस गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले बताओ बात समझ आई, किरण, बात समझ आ रही है? Yes, sir. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हो गया, द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेपो रेट बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने बेसिक मंत्र बताया था, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फॉरेक्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिए, कम कर दिए। आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिए, शाबाश, कम कर दिए। तो बैंक लोन सस्ते करेगा या महंगे करेगा, शाबाश, शाबाश, सस्ते कर देगा। बैंक लोन सस्ते करेगा। तो लोन सस्ते करने का मतलब क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे, शाबाश, लोन लेंगे और फिर प्रोडक्शन करेंगे, ग्रोथ होगी इससे। ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शाबाश, हमारा ग्रोथ इंक्रीज होगी। ग्रोथ क्या करेगी हमारी, इंक्रीज करेगी। समझ रहे हो ना बात को? देखो मैं बात करता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट हो गया लो, रेपो रेट क्या हो गया, लो, शाबाश, तो बैंक लोन क्या कर देगा, शाबाश, बैंक लोन कर देगा सस्ता, ठीक है। तो मार्केट में कैश क्या हो जाएगा, शाबाश, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज। मार्केट में कैश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कैश ज्यादा होने का मतलब, कैश ज्यादा होने का मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे बच्चे। अगर मान लो सरकार बैंक जो है कार लोन सस्ता कर लेती है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे बच्चे, कारें खरीदेंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, जो कार बनाने वाली कंपनी है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, क्या हो रही है हमारी ग्रोथ, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ग्रोथ इंक्रीज करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा भाई, अपने आप डाउन हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, पॉवर्टी भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। प्रोडक्शन, फॉरेक्स हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज। जो सारे के सारे फैक्टर ना इसके साथ जुड़े हुए। अब प्रॉब्लम एक और रहती है जी, सरकार को ना आरबीआई को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोन क्या हो गया, कम हो गया। लोन कम हुआ तो लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास क्या आ गया, कैश मनी आ गया, लिक्विड मनी आ गया, लोगों के हाथों में पैसा आ गया। बात समझ आई? कैश ज्यादा आ गया तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे, शाबाश,
डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ज्यादा। अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस क्या करेगी शाबाश, बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या करती है शाबाश, इंक्रीज कर जाती है। इन्फ्लेशन भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो गवर्नमेंट को ना, आरबीआई को बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन को कितना 4 ± 2% मेंटेन करके रखना, 2 से 6%। तो इसी उसी हिसाब से वो रेपो रेट क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पहले बताओ, मेरी बात समझ आई शाबाश। अगर रेपो रेट डाउन होता है मतलब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लेगा। बैंक ज्यादा पैसा लेगा तो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो लोगों के पास क्या आएगा जी, पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब अब लोग ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ, अगर लोग ज्यादा कारें खरीदेंगे, है ना, लोग बड़े बड़े घर बनाएंगे, तो घर बनाने का मतलब क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज किया, अनएम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, पॉवर्टी विल गो डाउन, फॉरेक्स विल गो अप, और प्राइसेस क्या होंगे मार्केट में, क्या होंगे, डाउन रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही या नहीं आ रही। अब कई बार ऐसा होता है, अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए ना तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर जाता है। इन्फ्लेशन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज करता है। तो सरकार को, गवर्नमेंट को रेपो रेट को मेंटेन करके इस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जी, मतलब लोगों के हाथ में क्या है जी, पैसा ज्यादा आ रहा है। अब लोगों के हाथ से पैसा कैसे निकालना है वो आगे बताऊंगा, आगे आरबीआई क्या करता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही सब। पहले रेपो रेट समझ आया सब। Yes, sir. रविकांत जी, रेपो क्या होता है, रेपो रेट सब। रविकांत सब, व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टाइम के लिए मनी देती है कि वो कैसे उसके सर्कुलेट करें वगैरह, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। देखना, आरबीआई पैसा दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मैं इसको, ओके बहुत बड़ी रेपो रेट। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, कैसे रेपो रेट और ग्रोथ टर्म्स आपस में जुड़ी हुई है, कैसे रेपो रेट और ग्रोथ टर्म आपस में जुड़ी है, और कैसे रेपो रेट हमारा इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई, ठीक है। लोगों के पास पैसा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। पैसे की गर्मी बड़ी हो जाती है ना फिर, है ना। अगर एकदम से आपको अगर आपको बैंक दे दे 10 लाख रुपया, तो आप क्या करोगे शाबाश, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप फटाफट के क्या करोगे, जा कार खरीदेंगे, चलो घर में बनाएंगे, जा कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे जी आप लोग, है ना, छोटा छोटा प्रोडक्शन यूनिट खोलोगे। तो जैसे आप कोई यूनिट खोलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ टारगेट होगा हमारा, ग्रोथ टारगेट होगा तो बाकी पैरामीटर्स अपने आप क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आज के समय पे रेपो रेट जो है ना, उसका वैल्यू है 4%। रेपो रेट का वैल्यू कितना है, 4% वैल्यू, ठीक है जी। कर दो जिसको साफ साफ है। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स रेपो रेट को लेकर बात कर रहा हूं। मैं किसको लेकर बात कर रहा हूं, रिवर्स रेपो रेट। ध्यान सुनना बच्चे, रिवर्स रेपो रेट को लेकर बात कर, कहानी फिर से भाई, ये क्या आ गया, आरबीआई, ये क्या आ गया बच्चे, कमर्शियल बैंक। सुनना बच्चे ध्यान, मैंने आपको बोला था ना मार्केट से पैसा कैसे निकालता है बैंक हमारा। सुनना बच्चे, आरबीआई कैसे मार्केट से पैसा निकालता है, सुनना बच्चे ध्यान। अब एकदम से क्या हो गया, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, तो क्या कारण है जी शाबाश, लोगों के पास पैसा ही बढ़ा है, ऐसा और डिमांड भी, डिमांड भी मार्केट में, है ना, मार्केट में पैसा ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करता है, सुनना बच्चे ध्यान से, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है भाई बात सुन मेरी, तो बड़ा शाना बन रहा है, तो लोगों में सस्ते लोन बांट रहा है, और तेरे लोन देने के चक्कर में इन्फ्लेशन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब सुनना बच्चे ध्यान से, अब आरबीआई क्या बोलता है कमर्शियल बैंक को, भाई तू लोगों को पैसा मत दे, तू मुझे पैसे दे दे, भाई मैं तेरे से उधार से ले लेता, मैं तेरे से पैसा लेता तो लोगों में मत दे। अब कमर्शियल बैंक पैसा किसको देगा, आरबीआई को देगा। कमर्शियल बैंक पैसा किसको देगा, आरबीआई को देगा, और आरबीआई इसके बदले क्या पे करेगा शाबाश, इंटरेस्ट पे करेगा। पहले मैं लिख लेता हूं फिर बात करता हूं। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड्स, पैसा वही शॉर्ट टर्म मनी, लेंथ शॉर्ट टर्म मनी
टू आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बात समझ आई? तो यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब यहां पे आरबीआई लिखेगा कि मैं इस पर्टिकुलर बैंक से इतना पैसा इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने महीनों के लिए ले रहा हूं, तो इसके बदले में इस बैंक को इतना पैसा दूंगा, आरबीआई गवर्नर के साइन हो जाए, तो दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक पीस ऑफ पेपर पे आरबीआई गवर्नर ऐसा लिखे कमर्शियल बैंक को पकड़ा देता है। तो अब देखो जी, कमर्शियल बैंक अब लोगों को पैसा नहीं देगा, अब किसको पैसा देगा? आरबीआई को। अब आप बोलोगे सर कमर्शियल बैंक तो लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा क्यों देगा? उसके पीछे का आंसर है कि लोगों को दिया हुआ पैसा डूब सकता है। लोगों को पैसा दिया, कितना एनपीए आता है? लोगों को दिया हुआ पैसा क्या हो सकता है? डूब सकता है, लेकिन आरबीआई को दिया हुआ पैसा कभी नहीं डूबेगा। तो कमर्शियल बैंक बोलता है चलो थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, इसका तो मुझे यकीन है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके पास क्या आगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब देखो, अब कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा कम देगा। लोगों को पैसा कम देने का मतलब मार्केट से पैसा क्या किया उसने? शक किया, मार्केट से पैसा छीन लिया जी उसने। जो कमर्शियल बैंक ने पैसा देना था लोगों को, अब वही कमर्शियल बैंक पैसा किसको दे रहा है? आरबीआई को पैसा दे रहा है। मेरी बात समझ आई? तो मार्केट से पैसे को क्या किया? शक किया, तो मार्केट में पैसे की कमी होगी, और मार्केट में पैसे की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्या होगा? सब ग्रोथ हमारा डाउन चला जाता है। बात समझ आई? लेकिन दूसरा पैरामीटर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही साहब? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक दूसरे को उल्टा है जी। अब मुझे एक बात बताओ, शाबाश, आप लोग मुझे बताओ, अब सरकार ने क्या किया? सरकार एक तो ग्रोथ रेट भी चाहती है, तो ग्रोथ रेट चाहती है तो सरकार को रेपो रेट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? शाबाश, कम करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, रेपो रेट सरकार को कम करना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या करना पड़ेगा सर? सोच के बताओ सर। लोगों के हाथ में पैसा आए, अब सुनना बच्चे ध्यान से, अब पहले आरबीआई 3% पे पैसा ले रहा था कमर्शियल बैंक से, अब आरबीआई क्या कर देता है जी? 4%। भाई मुझे पैसा दो, मैं आपको 4% इंटरेस्ट दूंगा, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा? छोड़ो परे यार, लोगों को इधर दो पैसा। सुनना बच्चे ध्यान से, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को पैसा देगा तो अब 4% पे देगा, 3% पे नहीं। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज किया तो कमर्शियल बैंक मार्केट से पैसा उठा के कहां देगा जी? लोग आरबीआई को देगा, तो मार्केट में पैसे की कमी होगी, तो ग्रोथ रेट क्या होगा साहब? ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगा, डाउन हो। सुनना बच्चे ध्यान से, ये बातें लिखनी है जी, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट, उसका मार्केट में फ्लो ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एक बात कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी आपके इकोनॉमिक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके, ये चीजें समझनी है। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आप आपसे हायर इंटरेस्ट पे पैसा आप इंटरेस्ट पे करूं। कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा ना देकर आरबीआई को पैसा देगा, तो मार्केट में पैसे की कमी होगी, तो ग्रोथ रेट इंपैक्ट हुआ, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा, तो इन्फ्लेशन हमारा डिक्रीज करता है, इन्फ्लेशन हमारा डाउन चला जाता है, तो ग्रोथ रेट क्या करेगा शाबाश? हमारा डिक्रीज करेगा, तो फ्लो ऑफ मनी क्या करेगा? मार्केट में डिक्रीज करेगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ऐसे आपके एग्जाम को समझ, ये अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है प्लीज मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, सबसे पहले फ्लो ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात, इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ओके। तीसरा, ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? सीधा इंक्रीज डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये बातें आपने क्लियर करनी है। इंक्रीज इन रेपो रेट, बिल्कुल ठीक जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ मेरे को,
जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा। कृतिका शर्मा से शुरू करता हूं बच्चों। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, इसका फ्लो ऑफ मनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा शाबाश? द फ्लो ऑफ मनी तो इंक्रीज होगा। फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज अगर करेगा। पहले बताओ रिवर्स रेपो रेट रिवर्स क्या रेपो होता है रेट बताओ। हो रहा है ना। यस, रिवर्स रेपो रेट सर, जब कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से शॉर्ट टर्म मनी को आरबीआई को गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको सेंड करता है। आरबीआई को पैसा देगा, मतलब लोगों को पैसा नहीं देगा, है ना? यस तो मार्केट में पैसा कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर, कम तो फ्लो ऑफ मनी डिक्रीज करेगा। अंजलि आप बताओ इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा शाबाश इस पर? अंजलि अंजलि इन्फ्लेशन कम होगी क्यों होगी कम शाबाश? हाउ द इन्फ्लेशन विल गो डाउन? सर, फ्लो ऑफ मनी कम होगी क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो पीपल्स को मनी कम देगी क्योंकि उसको आरबीआई से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो फ्लो ऑफ मनी बहुत मार्केट में बढ़िया। कम जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। हाँ, तो इन्फ्लेशन का कारण क्या था कि लोगों के हाथ में पैसा था, राइट? तो लोगों के हाथ में लेकिन सर पैसा कम होगा। बोलो 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 सर बोलो मार्केट बोलो। में जो पैसा आता है सर उसका सोर्स सिर्फ बैंक लोन थोड़ी हो सकता है सर। सर मार्केट के अपने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं और जो लोगों की सैलरीज वगैरह होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी एक बात बताओ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करो, तो कोई भी मार्केट में अगर कोई फैक्ट्री लगाता है ना, या किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन यूनिट खोलता है जी, तो सोर्स ऑफ मनी क्या हो जाए? उसका बैंक ही होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये एक तरीका है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगर कैश की वजह से, लोगों के पास ज्यादा कैश है उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है तो वो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे आपने बोला मार्केट में किसी और कारण से, अगर किसी और कारण से मार्केट में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो रहा है, जैसे आप बात करें 2 नंबर की कमाई है, जैसे जो लोग पैसा छुपा के रखते हैं, जो आपको पता है मोदी जी ने ये जो आया था, ये डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आया था। अब जो बात कर रहे हो ना आप लोग, ये इसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? आरबीआई ने पूरा कैलकुलेशन रखा होता है कि मैंने मार्केट में इतना पैसा भेजा हुआ है और सालाना के बाद मेरे पास वापस इतना पैसा मेरे पास आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट वगैरह आता है, गवर्नमेंट का जो खजाना है, अब मार्केट में जितना पैसा आरबीआई ने पंप किया और जितना पैसा उसके पास आ रहा था, इसके बीच में क्या था? बहुत बड़ा मिसमैच आ रहा था। तो इस मिसमैच को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आया था कि मार्केट में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, लोग पैसा छुपा के रख रहे हैं। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसका इतना इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता जिसका कारण आप बता रहे हो। लेकिन फॉरेन जो डेवलप कंट्रीज हैं, यहां पे लोग कोई भी काम करते हैं ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट को पता होता है कि मेरे पास इतने, मेरे हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है और इन लोगों के पास इतना पैसा है। गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा होता है। लेकिन इंडिया में ये इतना इंपैक्टफुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोगों के पास क्या करते हैं शाबाश, जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा ज्यादा है, बड़े सारे लोग जहां पे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। तभी तो जनधन योजना आई, तो लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ो, लोग अपना पैसा बैंकों में रखें, सरकार आप पे नजर रखें कि लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है? तो इंडिया में अगर शाबाश बैंक के द्वारा पैसे लेने से अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, वो चीज करेक्ट हो जाएगी इंडिया, दैट विल बी करेक्टेड। मेरी बात समझ आई? अब प्रॉब्लम यह है कि हम जैसे लोग, आम आदमी जो है बैंक में लोन नहीं लेता, लेकिन जो बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है, वो बैंकिंग सेक्टर के साथ काफी करीबी से जुड़ा होता है और उसको जो इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक? चलो जी आगे आया बच्चे समझ? शाबाश। मधुसूदन आप बताओ जी मेरे को, अब ग्रोथ रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या रिलेशन है शाबाश? सर ग्रोथ मेरे हिसाब से सर कम ही होगी क्योंकि जब मार्केट में पैसा कम होगा तो ग्रोथ पैरामीटर्स भी, ऑब्वियसली प्रोडक्शन ग्रोथ कम में होगी। डिक्रीज, प्रोडक्शन कम होगी तो ग्रोथ विल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ आ रही शाबाश? जी सर। चलो आगे। तो मैं क्या बात कर रहा हूं
कि कमर्शियल बैंक जब पैसा मार्केट से छीन के किसको देगा? आरबीआई को देगा, आरबीआई को देगा, ठीक है। क्योंकि एक बात देखो मेरे भाई, एक बात और आपसे जो कहना चाहूंगा भाई, नोट छापने वाली मशीन कौन सी छापा? नोट छापने वाली मशीन क्या? हमारी आरबीआई। तो आजकल क्या है जी? आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। आजकल सैलरी कहां आती है? हमारी बैंकों में आती है सैलरी। मेरी बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. तो मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग, मैं ये बात कर रहा हूं कि आजकल आजकल के जमाने पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बैंकिंग के साथ जुड़ रहे हैं, और जन धन योजना इसी के डायरेक्शन में एक कोशिश थी मोदी गवर्नमेंट की 2014 में, समझे, ताकि जो हिडन मनी है ना, मार्केट जो पैसा छुपा हुआ है जी, उस पैसे को बाहर निकाला जा सके और सही एनालिसिस लगाया जा सके। क्योंकि इंडिया में रिवर्स रेपो रेट इसका इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलरली जो बिजनेस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज को बड़ी आसानी से देख लेते हैं। चलो जी आगे बच्चे, सर। शाबाश। हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, ये आरबीआई बोल। कितना मनी प्रिंट कर सकता है, वो माइन होता है? आरबीआई जितना कर सकता है ना भाई, उतना करता है। नहीं मतलब कैसे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? इसका कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ इतना आपने पैसा नोट छापना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में रहे, बस इतना पैसा छापना है। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। इतना पैसा छापना है कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या रहे, कंट्रोल में रहे। ये काम होता है आरबीआई। बाकी आरबीआई जितना नोट छाप सकता है, नाप छाप वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन सर पैसे जो हैं वो तो मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। अब जैसे बिल्कुल। पिछले साल जितना पैसा इसने पिछले साल बनाया था सर, वो तो मार्केट में अभी भी सर्कुलेट कर रहा होगा। और अगर इस साल ये और भी ज्यादा बना लेगा तो सर मार्केट में फ्लो ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? देखो, मार्केट जितना पैसा मार्केट में जाता है ना, उतना पैसा वापस आता ही नहीं, एक बात ये। और हर साल जो है ये आरबीआई जो है ना, जो फ्लो ऑफ मनी जो है वो क्या करता है, उसको ज्यादा ही करता है, उसको पंप करता है, इंक्रीज ही करता है उसको। मेरी बात समझ आई आपको? जितना पैसा मार्केट में जाता है ना, उतना पैसा वापस आता नहीं है। एक बात है, उस मिसमैच को भी कवर करना होता है। और अगले साल जब कोई गवर्नमेंट को स्कीम लेके आती है, तो अगर बजटरी एलोकेशन ज्यादा है तो सरकार नोट जो है, आरबीआई जो है वो पैसा किसको देता है? गवर्नमेंट को भी पैसा देता है कि आप उस स्कीम्स में पैसा एलोकेट करो। लेकिन प्रॉब्लम जो है, इतना पैसा एलोकेट करना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे हमारा, इतना पैसा करना कि इन्फ्लेशन जो हमारा। बोलो बोलो क्या बात? सर जैसे आप कह रहे हो कि आरबीआई जितना पैसा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने के लिए प्रिंट करता है, सर अगर आरबीआई जब पैसा प्रिंट करेगा तो वो तो अपने मतलब ज़्यादा फॉरेक्स चेंज भी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेगा ना, जब खुद का पैसा ही ज़्यादा प्रिंट कर लेगा तो क्या करेगा? शाबाश, बोलो बोलो। अगर मान लीजिए कि आरबीआई ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रहा है तो सर वो तो अपने लोगों में ज़्यादा पैसा बांट सकता है। तो सर उससे लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आरबीआई क्यों नहीं प्रिंट करता है ज़्यादा पैसा? अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, मार्केट में ना सप्लाई जो है, सप्लाई चेन पे भी क्या होता है, प्रॉब्लम रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इंडिया में सीमेंट प्रोडक्शन के हर साल 100 बैग बनते हैं, 100 बैग बनते हैं, बात समझ आई? अब अगर लोगों को पैसा बांट दिया जाए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, तो भाई लोग सारे के सारे क्या करेंगे? सीमेंट बैग खरीदेंगे। इसको बोलते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बोलते हैं जिसको। डिमांड जितना होगा ना, उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। और जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होगा तो सीमेंट बैग आज अगर 400 रुपए का मिल रहा है, फिर आपको 1000 रुपए का मिलेगा। बात वहीं के वहीं रुकेगी। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट इज द ऑब्स्टेकल, बात समझ आई? उतना प्रोडक्शन नहीं है जी, बात समझ आई? उतना प्रोडक्शन नहीं है कि लोगों के डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हमारा क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को भी चेक करना ये भी आरबीआई का काम है, इन्हीं पॉलिसीज के थ्रू। आया समझ? शाबाश। यस सर। बोलो बोलो सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं
तो आरबीआई उस हिसाब से चलता है कि हमारा इन्फ्लेशन पे उसका ज्यादा इंपैक्ट, 2 से 6% तक ही हमारा इन्फ्लेशन है, 2 से 6% तक इसका क्या है, इन्फ्लेशन। आ रहा समझ? शाबाश, पॉइंट क्लियर? कुछ पूछना है तो कुछ आपको किसी और को? नो सर। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। रेपो रेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। इसको मैं दोनों को साफ कर रहा हूं। तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसा लेता है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, लोगों के, सरकार मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो सरकार को रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? Increase. सरकार को रेपो रेट क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो रिवर्स रेपो रेट क्या करना चाहिए सर? Reverse repo. अरे ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल increase करना है होगा, लोग, तो ये भी increase increase होगा ना होगा। ये भी, यस, तभी ये flow भी of क्या होगा money हमारा decrease increase। होगी। ये बातें लिख लेना आप लोग। और इन दोनों को एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। क्या होता है? फैसिलिटी। शाबाश, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, पैसे को एडजस्ट करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? लिक्विडिटी, देखो ऐसे तो लिक्विड का मतलब कुछ और होता है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश इन हैंड। जो आपकी पॉकेट में पैसा है जी, जो आपकी पॉकेट में पैसा है, दैट इज ए कॉल्ड ए लिक्विड मनी, तरल मनी। बात समझे? आपके पास 10 लाख रुपया है, और 10 लाख में से 50,000 रुपये आपके पॉकेट में है जी, और 9.5 लाख आपका बैंक में पड़ा हुआ है। तो आपके पास लिक्विड मनी कितनी है जी? 50,000 रुपये। आपके पास लिक्विड मनी कितनी है? 50,000 कैश, उसको बोलते हैं लिक्विड मनी। आ रहा समझ? शाबाश, कृतिका शर्मा। ओके, तो हमारा लिक्विड मनी का मतलब होता है कैश इन हैंड, ठीक है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैसे मार्केट में पैसे को क्या किया, एडजस्ट किया, ताकि ग्रोथ भी हमारा चलता रहे और इन्फ्लेशन भी हमारा क्या रहे, कंट्रोल रहे। और रिवर्स रेपो रेट का जो वैल्यू जो है ना, रिवर्स रेपो रेट का जो वैल्यू है, दैट इज 3.35%। आज के समय में कितना है जी? 3.35%। तो रेपो रेट का कितना है? 4%, दैट इज 3.35%, दैट इज 3.35%। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब मैं अगला टर्म पढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। सीआरआर, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, अब सुनना बच्चे ध्यान से जी। अगेन चलने से पहले एक जे लिखना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी, 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 लायबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी क्या होता है शाबाश? व्हाट डू यू मीन बाय कर्ज बोल लायबिलिटी? सकते हैं, उधार कर्ज जो हमने किसी को देना होता है पैसा वापस। दैट इज ए कॉल्ड लायबिलिटी। जो पैसा हमने किसी को रिटर्न करना है, दैट इज ए कॉल्ड लायबिलिटी। बैंक के पास अपना पैसा तो है नहीं। अब बताओ बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं? बैंक के सेविंग पास पैसा अकाउंट, कहां से आएगा? करंट अकाउंट। एक मिनट, एक आ गया सेविंग अकाउंट, शाबाश। दूसरा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, और एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और एक और होता है अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। बात समझ आई? शाबाश। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये 4 प्रकार के अकाउंट है जिसके थ्रू बैंक क्या करता है? पैसा रिसीव करता है, लोगों से पैसा क्या करता है? रिसीव करता है। अब देखो जी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है जी?
आप लोग 6 महीना या 1 साल या 7 साल 10 साल के पैसा क्या करवा देते हो, फिक्स करवा देते हो। क्या करवा देते हो, फिक्स करवा देते हो। और आरडी में क्या होता है बच्चे, आरडी में क्या होता है, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए क्या करवा देते हो, जमा करवा देते हो। अगर 2 साल के लिए आपने आरडी अकाउंट खोल रखा है जी, अगर उससे कम आप अगर आरडी कैंसिल करवाते हो, बैंक आपको उतना इंटरेस्ट नहीं करता जितना उसने प्रॉमिस किया था जब आपने आरडी अकाउंट खोला था, तो उसको बोलते हैं पेनलाइज करना। तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो हमारा एफडी अकाउंट है और आरडी अकाउंट है ना, ये हमारा टाइम लायबिलिटी में आता है। ये क्या आता है हमारा टाइम लायबिलिटी में। तो मतलब 2 साल 6 महीना 2 महीना, जैसे एफडी अकाउंट मिनिमम 7 डेज के लिए खोल सकते हैं आप लोग। तो क्या बात कर रहा हूं, मतलब आफ्टर ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम बैंक को वो पैसा वापस लौटाना होता है। वो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, टाइम लायबिलिटी की कैटेगरी में आ गया। कौन सा बोला, एफडी और आरडी आ गया। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, राइट। और हमारा जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो है ना, दैट इज ए पार्ट ऑफ नेट डिमांड। आपका खाता है, जब आप बैंक में जाओगे विड्रॉल फॉर्म भर के, बैंक आपको उसी वक्त क्या करोगे, पैसा दे देगा। जब आप बैंक में जाओगे पैसे की डिमांड करोगे, बैंक आपको क्या कर देगा, पैसा दे देगा। तो जहां पे करंट अकाउंट में तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं, सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही शाबाश? यस रविकांत जी समझ आए? ओके। बैंक के पास जो टोटल पैसा होगा ना, वो इसके थ्रू होता है जी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक के पास जो पैसा आता है वो किसके थ्रू आता है जी, जहां सेविंग अकाउंट के, जहां करंट अकाउंट के, जहां एफडी अकाउंट, जहां आरडी अकाउंट के थ्रू पैसा आता है। ये 4 तरीकों से बैंक जो है वो पैसा रिसीव करता है। एग्री? शाबाश। यस सर। यस सर। रविकांत एग्री बच्चे? इसको क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो मैं इसको बोलते हैं, शाबाश। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा कैश रिजर्व रेशो को। सुना बच्चे ध्यान से। आरबीआई क्या बोलता है बैंक को, भाई बैंक बात सुन मेरी ऐसे। आरबीआई क्या बोलता है कमर्शियल बैंक को, क्या बात बोलता है, देख भाई ऐसा है, अगर तेरे पास 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं, अगर तेरे पास क्या है जी 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं, मतलब 100 रुपए का तेरे पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। अगर तेरे पास 100 रुपया है, इस 100 रुपए का भाई तूने ऐसा करना है, क्या करना है, 3 रुपये तूने मेरे पास जमा करवा देने। द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट, द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट। अब आप इकोनॉमिक्स के टर्म में लिखोगे, टोटल डिपॉजिट का मतलब द शेयर ऑफ टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट नेट डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटी। द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट that bank has to deposit, that bank has to kept, that bank has to kept with RBI in form of cash money, liquid money, in form of cash। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। क्या मतलब हुआ जी, बैंक ने क्या करना था भाई, बैंक के पास था 100 रुपया, बैंक ने 100 रुपया क्या करना था, लोन देना था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया, बैंक सुन मेरी बात, 3 रुपए का तू बिजनेस नहीं कर सकता। तेरे पास पीछे कितने पैसे बचे, 97 रुपए। तो इस पैसे का बिजनेस कर, लेकिन 3 रुपए का तूने बिजनेस नहीं करना है, तूने अपना पैसा जो मेरे पास जमा करवाना है। तेरे पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसका 3 रुपए तूने मेरे पास क्या करवाना है, जमा करवाना। मेरी बात समझ आई? और आपको सुन के हैरानगी होगी, ये पर डे बेसिस पे बैंक को एडजस्ट करना पड़ता है। पर डे बेसिस पे बैंक का डिपॉजिट कम या ज्यादा होता रहता है ना, तो ये पर डे बेसिस पे बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है, CRR मेंटेन करना पड़ता है। मेरी बात समझ आई? शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अगर CRR हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 3 रुपए था, अब कितना हो गया 4 रुपए, तो बैंक के पास कितना पैसा बचा, 96 रुपीज। अब बैंक के पास पैसा कम बच रहा है बिजनेस करने के लिए। मतलब अगर CRR का वैल्यू बढ़ता है तो RBI बैंक से पैसा क्या कर रहा है, छीन रहा है। तो मार्केट में पैसा क्या हो रहा है साहब,
कम हो रहा है, तो कम हो रहा है। ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्या करेगा हमारा। पहले आपने समझना Decrease। फ्लो ऑफ मनी को लेकर, पहले आपने क्या देखना, फ्लो ऑफ मनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर सीआरआर का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब आरबीआई बैंक को बोल रहा है कि भाई तूने ज्यादा पैसा मेरे पास क्या करना है, डिपॉजिट करना। तो ज्यादा पैसा डिपॉजिट करने का मतलब अब बैंक के पास पैसा कम बच रहा है बिजनेस करने के लिए। तो बैंक के पास क्या पैसा कम बचा, मतलब मार्केट में पैसा क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो मार्केट में पैसा कम हुआ मतलब फ्लो ऑफ मनी क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। तो फ्लो ऑफ मनी हमारा अगर डिक्रीज किया तो इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया, ग्रोथ को कैसे टारगेट किया, दोनों इसके साथ रिलेटेड है। बताओ साहब। कृतिका शर्मा आप बताओ साहब, मुझे पहले मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर साहब, व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर शाबाश। अंजलि आप बताओ मेरे को शाबाश, यू टेल मी व्हाट इज सीआरआर। जो बैंक के पास अगर 100 रुपीज है तो उसमें से उसने थोड़ा डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर अगर जो बैंक है वो कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देता है तो मार्केट बैंक के पास पैसा देने के लिए कम हो जाता है, जिससे ग्रोथ रेट कम हो जाता है, फ्लो ऑफ मनी भी कम हो जाता है और इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई ना, ये ऐसा ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से जब अगर ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो क्या होना चाहिए शाबाश। सर फिर सीआरआर डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लिमिटेशन आरबीआई क्यों लगाता होगा भाई, बताओ मेरे को। आपको क्या लगता है जी। अब मैं एक टर्म और पढ़ाऊंगा एसएलआर, और क्लियरिटी हो जाएगी। चलो मैं उसको पढ़ाने के बाद कंबाइन क्वेश्चन पूछूंगा जी आपसे। ये सीआरआर और एसएलआर, आगे टर्म आएगा एसएलआर, ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाता होगा जी, बड़ा मजेदार पॉइंट है जी। और ये हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इनोवेटिव स्टेप है। दुनिया के जो बैंकिंग सिस्टम थे उन्होंने इंडिया से सीखा, हमारी इस टर्म से सीआरआर और एसएलआर से। आपको सुन के हैरानगी होगी, ये इनोवेटिव आइडिया जो कंसेप्ट जो है इंडिया का है, ठीक है। और कब इन्होंने हमारे जहां से सीखा मैं बात करूंगा। पहले फिलहाल बताओ जी, समझ आ गया आपको सब। तो सीआरआर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कंबाइन पूछूंगा जिसको बोलते हैं एसएलआर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसएलआर बोलते हैं। तो एसएलआर का मतलब होता है, पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब ही यही हो गया, बस क्या बोला, कैश मनी। अब सुनना बच्चे ध्यान से, अभी क्या बोल रहा हूं मैं। अभी मान लो बैंक के पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट है, 100 रुपये का टोटल डिपॉजिट था बैंक के पास। टोटल डिपॉजिट का मतलब समझेगा ना, नेट डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटी। यस। नेट डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटी। अब सुनना बच्चे ध्यान से, आरबीआई क्या बोलता है जी, आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या बोलता है, भाई बात सुन मेरी, तूने तेरे पास टोटल डिपॉजिट था 100 रुपया, तो 3 रुपए तू मेरे पास जमा करवा दे, पीछे कितने बचे 97 रुपीज। अब एक और रिस्ट्रिक्शन लगाता आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है, भाई बात सुन मेरी, आज के समय में एसएलआर का वैल्यू 18.5%, 18.5%। बात समझ आई। और सुनना बच्चे ध्यान से, आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या बोलता है, बात सुन मेरी, तूने 100 रुपए में से, मैं लिख रहा हूं 20 रुपए लिख रहा हूं फिलहाल समझने के लिए, 20 रुपए तेरे पास हर समय रहने चाहिए कैश मनी। मतलब कहने का क्या हो गया, एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दे, 3 रुपए तो उसे आरबीआई को जमा करवा देना है और 20 रुपए तेरे पास हर समय रहने चाहिए। मतलब मान लो आपकी पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए, तो आपके घर वाले बोलते हैं, मैं बात सुन मेरी, कि 20 रुपए ना तूने खर्चा कितने का करना है, 80 रुपए का खर्चा करना है, 20 रुपए तेरे पास हर समय होने चाहिए। जब मैं तेरे पास चेक करने आऊं तेरे पास 20 रुपए होने चाहिए। मेरी बात समझे, मतलब तू 20 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट, द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैज टू kept
दैट बैंक हैज टू केप्ट विद इटसेल्फ, अपने पास उसको क्या रखना है, अपने पास रखना है जी। द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैज टू केप्ट विद इटसेल्फ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश या लिक्विड मनी, इन फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड मनी, उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, एसएलआर बोलते हैं। अब देखना जी, सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क है सब। सीआरआर में पैसा आरबीआई को देना और एसएलआर में पैसा अपने पास रखना, दोनों में कॉमन क्या है, उस पैसे का आप बिजनेस नहीं कर सकते, उस पैसे का आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते। और आज के समय पे 18.5 जो है ये एसएलआर का वैल्यू, तो पीछे कितना बचा, 100 रुपया, 100 में से 3 रुपए सीधे चले गए और प्लस कितना हो गया 18.5, तो लगभग कितना हो गया 21.5 हो गया, तो पीछे कितना बचा शाबाश, 100 में से 21.5 निकालो, कितना बचेगा जी शाबाश, 78.5 इतना पैसा बचता है जी बैंक के पास। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 2014 से पहले ये जो एसएलआर, सीआरआर का वैल्यू तो 4% ही था, एसएलआर 27% के आसपास हुआ करता था। एसएलआर कितना होता था, 27% के आसपास। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी ज्यादा देखने को मिलता था। तो बोलते हैं ना मोदी गवर्नमेंट एक बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, बोलते हैं सरकार। हमें कैसे पता चला, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, जे सीआरआर का वैल्यू कम हुआ, एसएलआर का वैल्यू कम हुआ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सारे नीचे चले गए, ताकि मार्केट में ज्यादा पैसा आए, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा बिजनेस करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब देखो, आप कार खरीदोगे, बड़े कम लोग होंगे जो पूरा पैसा देते हैं जी कार खरीदने के लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जी, लोन लेते हैं जी। लोन लेगो तो लोग लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे। आप घर बनाते हो तो बड़े सारे कम लोग होते हैं जो अपना सेविंग से क्या करते हैं जी, घर बनाते हैं जी। ज्यादातर लोग क्या लेते हैं जी, होम लोन लेते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मार्केट में ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, लोगों के पास जो पैसा आता है वो बैंकिंग सिस्टम के साथ ही है जी। अब मुझे एक बात बताओ कृतिका शर्मा, आपके घर वालों ने कभी लोन लिया बैंक से शाबाश, किसी काम के लिए शाबाश, कभी कार खरीदी हो या होम लोन लिया हो या किसी और अदर पर्पज के लिए, यस सर नो शाबाश, लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया आप लोगों ने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वैल्यू जो थी वो किस बेसिस पे डिसाइड हुई, कमर्शियल बैंक ने जो पैसा आरबीआई से ले रखा था उस हिसाब से। अंजलि आप बताओ मेरे को शाबाश, कभी आप बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े शाबाश, कभी लोन लिया आपके घर वालों ने जो आपने शाबाश, ये सब लिया है ना। तो ये जो वैल्यू जो डिसाइड होती है किस बेसिस पे डिसाइड होती है बच्चे, मधुसूदन आप बताओ शाबाश। जी सर। शाबाश। तो क्या बोला हम लोगों ने, हम किसी ना किसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार का लोन जो है हम लोग लेते ही लेते हैं, या कार लोन ले लेंगे, या होम लोन ले लेंगे, ठीक है, या कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़ा बहुत लोन ले लेंगे। किसानों को सस्ते दामों पे लोन दिया जाता है ना। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है क्या है जी, एक लोन दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि ज्यादातर जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, बड़े कम लोग हैं जो अपनी सेविंग पैसा से ही सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज्यादातर लोग बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या निर्भर है। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर निर्भर होने के कारण जैसे कार लोन सस्ते हो जाएंगे, मान लो अगर कार लोन महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा खबर, अब लोग कारें ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे खबर, कम लोन जाता है, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ज्यादा तो लोग कार क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक क्यों ज्यादा करेगा बताओ शाबाश, बैंक को क्या आपसे कोई दुश्मनी है शाबाश, तो बैंक को डायरेक्शन आती है आरबीआई से, उसको अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो खुद उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिल रहा है, तो वो आगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पब्लिक से चार्ज करेगा। यस तो किसी ना किसी तरीके से हम बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके का लोन हम लोग लेते ही हैं। अगर हमने स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं, स्टूडेंट लाइफ में नहीं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, अगर आपको कोई घर बनाना है, कार लेनी है, कोई और छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करना है, तो यू डेफिनेटली विल गो टू बैंक। जहां पर अगर आपके रिश्तेदार बड़े अमीर हैं, अगर आपके रिश्तेदार बड़े अमीर हैं, है ना, और वो आप पे भरोसा करते हैं कि अगर आपको पैसा दे दें आप वापस उनको पैसा रिटर्न कर दो, तो वो एक तरीका हो सकता है कि आप बैंकिंग सेक्टर के साथ ना जुड़ो। जैसे अभी किसी बच्चे ने पहले बोला था ना
कि हम जरूरी थोड़ी ना कि और भी तरीके हैं जी। हाँ, अगर आपने घर बनाना है, आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए, तो अगर आपके रिलेटिव जो हैं, आपके रिश्तेदार आपको 20 लाख रुपए दे देते हैं, तो भाई आप बच गए जी। आप बैंकिंग सेक्टर के साथ नहीं जुड़े तो उसका सरकार को पता नहीं चलता। लेकिन कितने लोगों को रिश्तेदार पैसे दे देते हैं जी, बताओ किरणमीत, क्या लगता है जी आपको? सर मतलब कोई दूसरा नहीं आप बताओ देता मेरे को, रिश्तेदार। मेरी बात समझो आप लोग। तो आपको बैंक के पास क्या जाना पड़ता, अगर कोई होगा भी तो बड़े कम लोग होते हैं। अगर कोई होगा भी जिसके रिलेटिव जो है पैसे दे देते हैं, बड़े कम लोग होते हैं। अब मुझे एक बात और बताओ, आपने जो आपके रिश्तेदारों ने जिन्होंने कार खरीदी होगी, तो कितने बंदे होंगे जिन्होंने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट खुद किया होगा? शाबाश। अगर 10 लाख की कार है, 10 लाख का 10 लाख कैश दे दिया होगा, शाबाश। बड़े कम ही होंगे, शाबाश। बड़े कम होते हैं ये सर। जा तो होंगे ही नहीं, ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि पूरा पैसा क्यों देना जी, किस्त करती रहेगी। एग्री, शाबाश। स्टार्टिंग बोलो 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 बोलो। तब लोन लिया जाता है, जैसे कार लोन ही ले, पहला हाँ। ईयर होता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है मतलब बैंक वाले, तो वो आरबीआई डिसाइड करती है कि पहले ईयर में ज्यादा चार्ज करेंगे, उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट कम कर नहीं, देते हैं। रेंट नहीं नहीं बच्चे, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। चार्ज कुछ नहीं है, एक उसको बोलते हैं, एक होता फ्लैट रेट और एक होता फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो क्या होता है कि अगर शुरू में आपने 5 लाख का लोन लिया, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 10,000 रुपए, तो भाई आपने पहले महीने जब पैसा जमा करवाया, 10,000 रुपए जमा करवाया, तो 4,90,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। यस सर। तो जैसे जैसे हमारा अमाउंट कटता जाएगा, कम होता जाएगा, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका ऊपर इंटरेस्ट कम होगा, वो का डिक्रीज होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। यस सर। आपका अमाउंट वही रहेगा, 10,000 रुपए। तो और जब आपने लोन लिया उस वक्त अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%, तो वो 11% ही चलेगा जी। अगर 4,90,000 रुपए, तो उस पर 11% ही कटेगा। मान लो 2 सालों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो 12% होगा या कम भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ जब बॉन्ड साइन हुआ था तो 11% पे हुआ था। तो आपको जब तक आपका लोन खत्म नहीं ना होता 5 लाख रुपए का, तो 11% पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यस सर। आ रहा है समझ? इसको कर दो साहब, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, एसएलआर क्या होगा? द शेयर ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैज टू केप्ट विद इटसेल्फ। और आज के समय में वैल्यू कितना है इसका? 18.5%। 18.5%। अच्छा, सर मुझे एक बात सीआरआर का बताओ, कितना? 4%, 3%। 3% ठीक। 3% होगा, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ, ये सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट क्यों रखा होगा? मैंने बोला ना आपको, इनोवेटिव आइडिया है इंडिया का। हाँ, मतलब कल को अगर बैंक डूब जाए, यस सर। बैंक अगर डूब जाए, पर आपको देखता है जैसे पंजाब नेशनल बैंक का, वो पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी, फिर ये विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, तो बैंक क्या हो गया जी? बैंक की हालत खराब हो जाती है, बैंक दिवालिया हो गया। बैंक दिवालिया होने का मतलब बैंक करप्ट हो गया। तो भाई बड़े बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, तो छोटे मोटा आदमी, हमारे जैसा आदमी है, उसको नुकसान होता है। और आपको एक और बात पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की, कि मान लो आपका पैसा आपने 10 लाख रुपए करवाया था बैंक में, 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा करवाया था, तो अगर बैंक डूब जाता है जी, बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो एटलीस्ट सरकार आपको 5 लाख रुपए तो देगी नहीं। बात समझ आई? पहले होता था 1 लाख रुपए। अभी पिछले साल की बात है, 1-2 साल पहले, ये महाराष्ट्र को कोई बैंक था, एक जस्ट बैंक भी दिवालिया हो गया था, एक और बैंक था, ये पीएमसी बोलते, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, उसका दिवालिया हो गया था। तो सरकार ने 1 लाख से 5 लाख कर दिया था। ये इसको बोलते हैं, अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो, अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपया है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो बैंक बोलता है जी इंश्योरेंस कर रहा हूं मैं आपका, ज्यादा तो नहीं, ठीक है, सरकार बोलती है 50% ज्यादा तो देगी। ना, 5 लाख रुपए, नो 5 लाख, नॉट 50%। अगर 10 मतलब
जितना मर्जी पैसा अमाउंट आपका कोई हो, सेट किया? अच्छा। अमाउंट सेट किया जी, 5 लाख रुपया सरकार जो है आपको देगी इन केस ऑफ बैंकरप्सी, जब बैंक आपको पैसा पे करने में अनेबल हो जाए। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, एक टेक्निकल वर्ड है जो अभी दिमाग से स्किप कर रहा हूं, इसको लेके मैं फिर से बात करूंगा जी, इसको लेके मैं फिर से आपसे बात करूंगा। ओके, अब लास्ट एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, लास्ट में एक और है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। एक आ गया, चलो छोड़ो, इसको लेके मैं कल बात करूंगा, काफी टाइम हो गया, इसको लेके हम कल बात करूंगा। तो क्या बात की मैंने आज? CRR को लेके बात की, SLR को लेके बात की, और रेपो रेट को लेके बात की, और क्या आ गया हमारे पास? रिवर्स रेपो रेट को लेके बात। रिवर्स रेपो रेट। ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बात? इसके बाद जो हमारा है, एक है हमारे पास बैंकर रेट, और एक आ गया हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक आ गया हमारे पास MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इसको लेके अब मैं कल बात करूंगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा पूरा ये टॉपिक ही खत्म हो, मॉनेटरी पॉलिसी में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।